ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का हमें शुरू करना था। उसके बाद हमने प्रेसिडेंट खत्म किया था। प्रेसिडेंट की पावर, इलेक्शन और जो उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं और मतलब उनकी पावर प्रोविजंस, या अगर वैकेंसी हो जाए तो उससे कैसे डील करते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो कौन प्रेसिडेंट बनता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेकंड रैंकिंग, सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। ये उनके प्रेसिडेंट में सेकंड नंबर पर आते हैं। फिर और ये जैसे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी तरह बनाया गया है। ठीक है, इनका कोई वैसा फंक्शन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का, एक्सेप्ट ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और अगर कोई वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, जैसे मतलब एक्सेप्ट इलेक्शन वाली, ठीक है, मतलब डेथ हो गई या वो नहीं है ऑफिस में, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, तो इनका इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका इलेक्शन जो होता है, इनका इलेक्शन केवल जो मतलब पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट तक ही सीमित है इनका इलेक्शन। जैसे प्रेसिडेंट का हमने देखा था, उसमें प्रेसिडेंट में जो पार्लियामेंट है मतलब लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर्स। और जो स्टेट और यूटी, जहाँ पर स्टेट और यूटी जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूटी सॉरी, यूटीज में जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, एक और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, और नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक तरह से ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि इसको जो एमपीज हैं वो इलेक्ट करते हैं इनको। ठीक है, और जो दोनों हाउस के जो वो हैं, दोनों हाउस के एमपी हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के, वो इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। ये हमने देखा किस किस उसमें डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के केस में केवल इलेक्टेड का मतलब पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, और इसमें जो है जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और जो यूटीज हैं जहाँ पर स्टेट असेंबली हैं, उसके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट वाले में पार्टिसिपेट करते थे, इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ दो ही चीज़ समझिए, कि एक सारे ही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके इलेक्शन में। ठीक है, President is the head of state and his power extend both to administration by the center as well as the state. ठीक है, it is necessary that in his election not only member of parliament should play their part, and but the member of state legislature should also have voice. बस जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है, इनका नॉर्मल फंक्शन होता है आर टू बी प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का एक ही फंक्शन है कि वो एज अ चेयरमैन लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन की तरह उनका काम है, बस, और कोई ऐसा मेजर फंक्शन नहीं है उनका। ठीक है, और कुछ रेयर ओकेजन होंगे, ठीक है, या टेम्परेरी पीरियड के लिए, जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट है नहीं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट लीव पे चले गए, तो उस केसेस में ये वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, बस, और कोई इनका फंक्शन नहीं है वैसे मेजर। ठीक है, इनका भी इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट से होता है। ठीक है, और इनके इनके इनसे इनके इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, डाउट्स होंगे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और उनका डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, और इलेक्शन ऑफ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब इसमें कह रहा है कि आप इस कोई भी जो चैलेंज करना चाहता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, इस बात पे नहीं चैलेंज कर सकता कि हाउस की जो मेंबरशिप है वो पूरी नहीं है। मतलब मान लो कि टोटल सीट कितनी है लोकसभा में कितनी है, 545 के आसपास होती है। 545, और राज्यसभा में भी ऐसी कुछ 242 के आसपास है ना, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो टोटल होगा, फिर मान लो कि ठीक है, टोटल कितना, इतने वोट मिलने चाहिए, मतलब इसका मेजोरिटी मिलना चाहिए जो भी इलेक्शन होगा। तो अब कोई इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकते, नहीं भाई इसमें केवल 235 ही हैं और बाकी इस समय वैकेंसी है। ठीक है, ये 253 नहीं, 253 कैसे, 235, ठीक है, 235 ही हैं, या इसमें मान लो कि 540 ही हैं और 5 लोग अभी मतलब उनका वो नहीं है, मतलब वो हो गए हैं, समझ लो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो सिर्फ 540 हैं, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इस बात पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसमें कह रहा है। ठीक है, तो जितने भी होंगे टोटल मेंबर उस समय दोनों के हाउस के अलग अलग, ठीक है,
उनमें जो मेजोरिटी आएगी, हाँ उनमें जो मेजोरिटी आएगी वही बंदा जो उस मेजोरिटी वोट को पाएगा वही इलेक्ट होगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और और ये कह रहे हैं कि वही बात है इसमें भी, अगर किसी भी पर्सन का अगर वो वाइस प्रेसिडेंट हो गया है, मान लो कि आज वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ, ठीक है, किसी ने चैलेंज कर दिया उनके इलेक्शन को और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन जो था इनका नल एंड वाइड है, ठीक है, तो ये जो है अभी ये यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है। तो इस बीच के दौरान इसके दौरान जो भी उन्होंने काम किया हो ना, वो क्या कहते हैं वो वैलिड होगा, ठीक है, मतलब वो वैलिड रहेगा, ठीक है। जब जब से उनका इलेक्शन हुआ है और जब उनका इलेक्शन रद्द हुआ है उसके बीच में जो भी वो काम करेंगे वो सारे वैलिड माने जाएंगे, ठीक है, कोई भी काम हो। फिर ओथ, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन। इनकी इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। देखो राज्यसभा की जो एज लिमिट है ना वो 35 साल ही है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को ही कम से कम 35 साल होना चाहिए, ठीक है, इलेक्शन के लिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि भाई ये राज्यसभा के हेड है। हाँ, और लेकिन ये इनके केस में राज्यसभा है, प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा थी ना शायद, देख लेना। हम्म। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑल्दो ये डिफाइन नहीं है कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इनको भी कह रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इनके पास, ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में या किसी लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी किसी में भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास, ठीक है। लेकिन इसमें फिर ये भी होता है ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि वो एमपी नहीं हो सकता, ठीक है, या एमएलए नहीं हो सकता, वो हो सकता है एमपी एमएलए या किसी विधायक और वो सब हो सकते हैं भाई, ठीक है, प्रधान प्रमुख प्रधान जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता, ठीक है, एक तरह से कोई अदर पोस्ट हो किसी उनकी जो हमारे पीएसयूज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर में कुछ हो वो, तब वो शायद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में आएगा, ठीक है। फिर ये अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनके इलेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, 2 बार हुए हैं शुरू में, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। नॉर्मली देखोगे ना तो ये 3-4 लोग तो प्रेसिडेंट भी बने हैं ना, प्रेसिडेंट भी बने हैं। उसके बाद जी एस पाठक, बी डी जट्टी, हिदायतुल्ला, ये अनपोस्ट, ये सब थे। लास्ट में कौन है भाई, शंकर शर्मा। इसमें ज़्यादातर आप देखोगे ना वो लोग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बहुत कम ही है, मतलब कुछ मतलब आधे 50-50 वाला केस होगा। वेंकैया नायडू, लेकिन अभी कौन है, अभी वेंकैया नायडू नहीं है। अभी मुझे भी नहीं याद आ रहा, वेंकैया नायडू तो नहीं है, रिटायर हो गया ना वो, ठीक है। बट सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन गवर्नर एंड द गवर्नर ऑफ, अच्छा ये बता रहा है कि वो लोग वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं, जो भी प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है कोई एमएलए हैं, ठीक है, या कोई मिनिस्टर हैं, वो लोग खड़े हो सकते हैं, उनको नहीं माना जाएगा। अच्छा इनके नॉमिनेशन के लिए कितना चाहिए, इनके 20 इलेक्टर एज प्रपोजर और 20 इलेक्टर एज सेकेंडर। प्रेसिडेंट के केस में कितना चाहिए था, 50 ना, इनके में 20 चाहिए, ठीक है। इवन कैंडिडेट हैज टू मेक डिपॉजिट 15,000 टू इन द रिजर्व बैंक, और अगर हार गए मतलब 1/6 से कम वोट मिला तो ये डिपॉजिट नहीं मिलेगी वापस, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन में क्या है, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू ओथ एंड अफर्मेशन। इसमें क्या है, टू बियर ट्रू फ्रूट एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फेथफुल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं उनके ओथ में। देखो इस इनके ओथ में इलेक्शन को मतलब इलेक्शन करें, इनके ओथ में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट वाली बात नहीं आई है, प्रोटेक्ट करना या उसको सेफ गार्ड करना, ये सब चीज़ें नहीं आया, वो प्रेसिडेंट के केस में था, प्रेसिडेंट के ओथ में था, इनके में नहीं है, ठीक है। इनके में सिंपल सा है कि इनका जो फेथ और एलिजियंस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होगा, और वो जो अपनी ड्यूटीज है उसको मतलब फेथफुली निर्वाह करेंगे उसका, ठीक है। और इनको कौन मतलब इनको ओथ जो दिलाते हैं वो या तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट कोई और, ठीक है, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट कोई और, ठीक है। कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या है, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब उनका कहना है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही पार्लियामेंट के ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के। कब तक, जब जिस दिन वो ऑफिस में आएंगे उस दिन उनकी सारी मेंबरशिप खत्म मानी जाएगी उन सब, ठीक है, एमएलए और एमपी की, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑल्दो डिफाइंड नहीं है लेकिन समझे रहो। फिर क्या, टर्म एंड वैकेंसी, इनका भी 5 साल का कार्यकाल होता है,
लेकिन वो रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन कर किसको लेटर लिखेंगे रिजाइन करने में? प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था किसको देते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं बस, ठीक है। और ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर इस टर्म। इसको इनका भी इम्पीचमेंट होगा, अगर इनको हटाना अगर हटाना होगा तो इनका भी इम्पीचमेंट हो सकता है। हाँ, मतलब वैसे इम्पीचमेंट नहीं होता नॉर्मली, इसको इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं। वो 2/3 इनका भी शायद 2/3 है ये, लेकिन वो राज्यसभा में ही है, ठीक है। लोकसभा में सिर्फ वो रेजोल्यूशन पास होता है कि हाँ जो राज्यसभा ने किया सही है, ठीक है। He can be removed by resolution passed by majority of all the then members of Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ ऑल द then members, ठीक है, सिर्फ मेजोरिटी चाहिए। मतलब राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 240 के आसपास है, 243 242 ऐसे कुछ है। तो और इसकी जो मेंबरशिप मतलब मेजोरिटी मेंबर्स होंगे मतलब 50%, ठीक है। इनका सिर्फ 50% में इनको हटा सकते हो, ठीक है। ऑल द देन मेंबर्स मतलब जितने भी मेंबर हैं, जरूरी नहीं कि टोटल मेंबर नहीं बोला है, तो उस समय जितने मेंबर होंगे। मान लो कि अगर इस समय केवल 200 मेंबर हैं, ठीक है, 200 ही मेंबर लोग हैं, बाकी की मतलब वैकेंसी चल रही है, तो इस 200 मेंबर के 100 में से ही 100 चाहिए, ठीक है, इनको हटाने के लिए। ऑल द देन मेंबर बोला है, टोटल मेंबरशिप नहीं बोला है, ठीक है, याद रखना। दिस मीन्स दैट दिस resolution should be passed in Rajya Sabha by an effective majority। इफेक्टिव मेजोरिटी में जो वैकेंसीज होती है उसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड इन लोकसभा सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने भी हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी इनकी। इट मस्ट बी नोटेड दैट हियर इफेक्टिव मेजोरिटी इन इंडिया इज नॉट ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एंड नॉट अ सेपरेट वन, ठीक है। फर्दर दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली राज्यसभा एंड नॉट इन लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए किसी भी हाउस में था, इनके लिए सिर्फ राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन आएगा। लोकसभा केवल उस पर एग्री करेगी सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। बट नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव अनलेस, इनके लिए भी 14 डेज का चाहिए ऑफिस की इनको हटाना है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में था, ठीक है। और इनकी हटाने के लिए कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या ग्राउंड मेंशन था, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो प्रेसिडेंट के लिए था, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के लिए था, ठीक है, ये प्रेसिडेंट के लिए था वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है, मतलब बस मूड आया आज हटाना है तो हटा दिया, ठीक है, काम खत्म। इसमें और भी है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until his successor assume charge। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ दैट ऑफिस, ठीक है। ही मे बी इलेक्टेड टू एनी नंबर ऑफ टाइम टर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ अपने यहाँ भी है, मतलब प्रेसिडेंट के केस में भी, ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में भी आप कितनी बार भी इलेक्ट हो सकते हैं। और मतलब कितने भी नंबर टाइम, ठीक है, वो री इलेक्ट हो सकते हैं कितने नंबर टाइम, कोई अपने यहाँ कोटा नहीं फिक्स है कि 2 बार होंगे या 3 बार होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम हो सकते हैं इलेक्ट। और हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 साल के बाद भी रह सकते हैं, क्यों? 5 साल के बाद मतलब उनका 5 साल का टेन्योर है और इलेक्शन नहीं हो पाएगा इसी वजह से, ठीक है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होगा अगला वाला और अगला वाइस प्रेसिडेंट चुन नहीं जाते तो तब तक ऑफिस में रहेंगे, अपने बने रहेंगे, ठीक है। वैकेंसी इन ऑफिस, इनकी ऑफिस में अगर वैकेंसी हो जाए तो मतलब किस किस केसेस में होती है, जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाए 5 साल का, या रिजाइन कर दें, वो किसको देंगे रिजिग्नेशन लेटर, प्रेसिडेंट को, ठीक है। हम्म या उनको रिमूव कर दिया जाए, अभी देखा था हमने प्रोसेस, क्या था, इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव इफेक्टिव प्लस सिंपल, ठीक है। इफेक्टिव प्लस सिंपल, इफेक्टिव किस में चाहिए, राज्यसभा में। सिंपल किस में चाहिए, लोकसभा में, ठीक है। और उनको हटा दिया जाएगा या उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। या अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल ही बिकम डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। इन केसेस में उनके यहाँ मतलब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। 5 केसेस हैं। When vacancy is going to be caused by expiration of term of sitting vice president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of his term, ठीक है। और अगर उनकी रेजिग्नेशन से होता है या रिमूवल से या डेथ से, तो जो इलेक्शन होना है उनको उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, इसमें लिखा है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ वैकेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में क्या था, प्रेसिडेंट के केस में क्या था, 6 महीना था, 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, 6 मंथ। हाँ, इनके केस में क्या है, एज सून एज पॉसिबल, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन इन द ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 year फ्रॉम द डेट ही अज्यूम चार्जेस टू ऑफिस, ठीक है। पावर एंड फंक्शन क्या है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। तो जैसे स्पीकर का जो फंक्शन होगा
स्पीकर का लोकसभा में होता है, इनका राज्यसभा में होगा, ठीक है। फिर के अपर हाउस, हाँ मतलब इनका भी जैसे अपर हाउस होता है अमेरिकन लेजिस्लेचर में, वैसे ही सीनेट सीनेट जो कहते हैं उनके यहाँ, ठीक है। ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि जब प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है या प्रेसिडेंट मतलब किसी भी तरह की वैकेंसी आ जाए एक्सेप्ट टर्म एक्सपायरेशन वाला, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं और उनको उनके पास वही सारी पावर और मतलब प्रिविलेजेस होती हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं उस समय जब तक वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड, ठीक है। मतलब अगर इन सारी वैकेंसीज के केस में, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ के केसेस में इलेक्शन 6 महीने में होना है, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होकर नया प्रेसिडेंट आ जाना है। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं केवल 6 महीने के लिए काम कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने, ठीक है। हम्म। Further, when the sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness, or any other cause, vice president discharge his function until the president resumes his office, ठीक है। अच्छा, इस केसेस में मतलब एक जो और केस है, ये अलग केस है कि जब अगर मान लो कि प्रेसिडेंट हैं, जिंदा है, रिजाइन नहीं किए, ऑफिस ऑफिस में हैं एक तरह से, लेकिन वो एब्सेंट हैं या बीमार हैं या किसी और कारण से वो अपने जो फंक्शन है उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। और वो तब तक एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट जब तक वो प्रेसिडेंट जो रियल प्रेसिडेंट हैं वो अपने ऑफिस में वापस नहीं आ जाते दोबारा अपने ऑफिस में, मतलब अपने उसको मतलब अपने कार्यभार को संभाल नहीं लेते, तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट जो है एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, ठीक है। While acting as president or discharging the function of president, the vice president does not perform the duties of office of chairman राज्यसभा, ठीक है। कह रहे हैं कि जब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो उस समय एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय वो चेयरमैन नहीं रहेंगे, उस समय वो चेयरमैन नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं है ना, तो वो चेयरमैन नहीं रहेंगे उस समय अगर वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अभी ये देखेंगे, अभी जब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि डिप्टी चेयरमैन के बाद और बोलेंगे वो वाइस चेयरमैन का पैनल होता है एक ठो, ठीक है, उसमें से भी चुनते हैं, अगर उसमें से भी कोई नहीं है तो फिर मेंबर्स में ही किसी को चुन लेते हैं प्रिसाइड करने के लिए, ठीक है। Constitution has not fixed any emolument for the vice president in the capacity. He draws his regular salary in capacity of ex officio chairman of राज्य सभा। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए कोई भी सैलरी या एमोलमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है, वो मतलब जो चेयरमैन है उनके लिए दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा एज अ चेयरमैन, ठीक है, ना कि वाइस एज अ वाइस प्रेसिडेंट। In 2018, Parliament increased the salary of chairman of Rajya Sabha from 1.25 lakh to 4 lakh per month, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट की कितनी थी, 5, इनकी कितनी है, 4, 1 लाख कम मिल रहा है इनको, सही है। Earlier in 2008, the pension of retired vice president was increased from 20,000 per month to 50% of his salary per month, 50% of his salary, ठीक है, मतलब 4 लाख है तो 2 लाख मिल रहा है, सही है यार, बढ़िया, 2 लाख पर मंथ मिल रहा है उनको। In addition, he is entitled to daily allowance, free furnished residence, medical travel and other facility, ठीक है। अभी वो है ना वाइस प्रेसिडेंट, जगदीप धनखड़, हाँ जगदीप धनखड़। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वीपी अपने। During any period when vice president act as president or discharge as function of president, he is not entitled to the salary and allowance payable to chairman of Rajya Sabha, but salary of president, salary and allowance। इसे बताया था कि जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उनको जो सैलरी वगैरह मिलेगी वो इनकी मिलेगी, सैलरी अलाउंस प्रेसिडेंट की मिलेगी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस मतलब कंपेयर किया गया है इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। इसमें कह रहा है कि जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऑल्दो इंडिया का जो मतलब इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पर ही उसको ऑफिस बनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर मतलब यूएस के केस में जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट है वो वो जैसे मान लो कि ऑफिस अगर मतलब मतलब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, ठीक है, वहाँ वैकेंसी आ गई,
तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाएगा, और वो तब तक रहेगा जब तक उनका कार्यकाल नहीं खत्म हो जाता, ठीक है। वहाँ पर फिर नया फ्रेश इलेक्शन नहीं होता। जैसे अपने यहाँ 6 महीने का वो है ना कि 6 महीने के अंदर नया इलेक्शन होकर नया प्रेसिडेंट आ जाना, उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ अगले उस कार्यकाल के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, वो प्रेसिडेंट रहेगा एक तरह से परमानेंट वहाँ पर, ठीक है। ठीक है। Vice President succeeds the presidency when it falls vacant, remain president for the unexpired term of his predecessor। मतलब मान लो कि अभी कौन है, बिडेन है, ठीक है। कमला हैरिस, बिडेन प्रेसिडेंट है, हाँ, और कमला हैरिस वो है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी तो मान लो कि 2 ही 3 साल, अब तो इस इलेक्शन होना है अगले साल, ठीक है, तो मैटर खत्म हो गया। लेकिन मान लो कि 2020 के बाद 2022 में बिडेन की डेथ हो जाती, ठीक है, मान लो सपोज दैट, तो कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती, ठीक है, और वो 24 तक बनी रहती, 24 के फुल तक, ठीक है, एंड तक बनी रहती, इलेक्शन इनका एंड होना है, ठीक है, 24 की। ही मेरली सर्व एज एन एक्टिंग, इंडिया के केस में इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं एज्यूम करता, वो केवल ऐसे एक्टिंग प्रेसिडेंट रहता है, और वो तब तक रहेगा जब प्रेसिडेंट वापस नहीं आ जाते, ठीक है, या नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता, वो तब तक ही रहेगा, 6 महीना या कुछ और महीना समझ लीजिए, ठीक है। तो वो फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, वो उस समय भी वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट रहते हैं, ऑल्दो उनको जो पावर और सैलरी इन्वॉल्वमेंट्स होंगे वो सब प्रेसिडेंट की ही होंगी, पर वो प्रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइन एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट इन कैपेसिटी, ठीक है। इसलिए उनको कई बार सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई फंक्शन नहीं, कोई पावर नहीं उनके पास ऐसी, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल से रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट से 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर 65 वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग casual vacancies in office or during absence of president, election of vice president, terms of office of vice president, ठीक है, time of holding election to fill vacancy in the office of vice president and term of office of person elected to fill casual vacancy, ठीक है। oath of affirmation, article 69, ठीक है। फिर discharge of president function in other contingency, ठीक है। मैटर रिलेटिंग टू कनेक्टेड, अच्छा, ठीक है। इसमें कुछ और खास तो मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिंपल टर्म समझो तो एक एमपी होते हैं, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन एमपी का होता है, ठीक है। उनको ये कार्यभार दिया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। पीएम के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ना ही इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। उनको सेलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, ना कि इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड हैं, ये पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। एमपी जो है, एमपी इलेक्ट किया जाता है, समझना है, समझ लेना, ठीक है। कहीं ये लिखा रहा है ना कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया, तो वो गलत है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो नियुक्त किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसे समझो। उनको इलेक्ट नहीं करते हो, एमपी को इलेक्ट करते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हो। कोई भी बंदा जो एमपी है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। समझे, कोई भी जो एमपी है वो प्रेसिडेंट कह रहे हैं, जो भी एमपी है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन एमपी का होता है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है जो कोई भी एमपी पा सकता है या उसको मिल सकती है, ठीक है, ये समझो। तो इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल, जिसको नहीं समझ में आया भाई क्लास में पूछ लेना बाद में, ठीक है, अभी समझा दे रहे हैं जितना समझ में आ रहा है हमको। प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है अथॉरिटी के, मतलब डीजूर बाय डीजूर एग्जीक्यूटिव। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डीजूर एग्जीक्यूटिव है, मतलब नॉमिनल। डीजूर का मतलब होता है कि बाय लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, डी फैक्टो, ठीक है, बाय फैक्ट, ठीक है। बाय लॉ जो है प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन बाय फैक्ट प्राइम मिनिस्टर है हाईएस्ट अथॉरिटी। क्योंकि जो प्रेसिडेंट की पावर है, प्रेसिडेंट की पावर वो खुद नहीं इंजॉय करते हैं, वो वो खुद नहीं एग्जीक्यूट करते हैं, वो पीएम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो उनके राइट हैंड या जो भी समझ लो वो पीएम है, और पीएम ही सारी जो फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट वाइल प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सब कुछ है, स्टेट का मतलब ठीक है स्टेट है, लेकिन
हेड ऑफ स्टेट का मतलब कुछ नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर देख लो, अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन नहीं। ये हमेशा समझे रहना कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। आर्टिकल 75 सेज, क्या कह रहा है आर्टिकल 75, दैट ओनली सेज ओनली दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसका एक मतलब और क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी मतलब अपॉइंट कर सकते हैं, किसी को भी, रैंडम एक्स वाई जेड को भी कर सकते हैं, कोई भी फालतू फालतू बंदा चल रहा हो सड़क पे उसको भी कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते ये जो एक्स वाई जेड बंदा है ये एमपी हो जाए, ठीक है। पहली कंडीशन, वो 6 महीने में एमपी हो जाए, कम से कम 6 महीने में, ठीक है। और वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दे लोकसभा में, ठीक है। दो कंडीशन है, ठीक है। अगर वो एमपी नहीं रहा तो उसकी प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप जा चली जाएगी, या लोकसभा में वो क्या कहते हैं मेजोरिटी अपनी लूज कर गया तो भी चला जाएगा, ठीक है। दोनों केस समझ लो। तो बाई थ्योरी, जो थ्योरी है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, भले वो एमपी हो या ना हो, ठीक है। लेकिन पीएम बनने के बाद उसको दो चीजें करनी होंगी, पहला वो एमपी बने अगले 6 महीने में कैसे भी करके, ठीक है, एमपी बने। हाँ, दूसरा जो इमीडिएट होता है क्या, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करे लोकसभा में, ठीक है, कि वो मेजोरिटी उसके साथ है, बस दो ही रिक्वायरमेंट है। दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट, देखो ये जो ये है ना, इसमें लिखा है कि दिस डज नॉट अप्लाई दैट प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज प्राइम मिनिस्टर। क्यों? ये कन्वेंशन से है, नहीं लॉ से नहीं है, ये कन्वेंशन से, बाई कन्वेंशन है। कन्वेंशन कोई रिटन चीज नहीं है, वो बस ऐसा मान लिया जाता है कि हाँ अभी तक ऐसा होता आ रहा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। वो कन्वेंशन है, वो लॉ नहीं है। लॉ के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखोगे तो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। In accordance with the conventions, देखो, in accordance with the convention of parliamentary system of government, the president has to appoint the leader of majority party in Lok Sabha as prime minister. But when no party has clear majority in the Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion in selection and appointment of prime minister. देख लो, बात तो वही पड़ी ना, डिस्क्रिशन तो प्रेसिडेंट को मिला नहीं है कहीं, लेकिन ये प्रेसिडेंट, ये जो डिस्क्रिशन है सिचुएशनल है। तो जब किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी कोलिशन को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट के ऊपर है वो किसको अपॉइंट करते हैं एज अ पीएम। फिर उनको कहा जाता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो एमपी नहीं है तो उनको कहा जाता है कि आप मेंबरशिप पाइए। राजीव गांधी के केस में तो यही हुआ था, शायद राजीव गांधी उस समय पता नहीं एमपी थे कि नहीं थे। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी और फिर नई कैबिनेट बनानी थी तो राजीव गांधी को बुलाया गया था, और राजीव गांधी उस समय शायद मेंबर थे या नहीं थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो उनके बाद में फिर, और तो उनके पास मेजोरिटी तो थी, मेजोरिटी प्रूफ क्या करना था उसमें। लेकिन बाद के केस में आप जब 90s का केस देखोगे तो उसमें ये बहुत खेल हुआ है मेजोरिटी प्रूफ करने वाला, ठीक है। President usually appoint the leader of the largest party or coalition in the Lok Sabha as a prime minister and ask him to seek vote of confidence. देखो वही मेजोरिटी प्रूफ करना, vote of confidence in the house within a month. This decision was exercised by president for the first time in 1979 when Neelam Sanjeeva Reddy, the then president, appointed Charan Singh, the coalition leader, as prime minister after the fall of Janata government headed by Morarji Desai, ठीक है। हाँ, इसमें चरण सिंह पता नहीं शायद प्रूव कर पाए थे कि नहीं, लेकिन दिक्कत ये हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा दिन के लिए बन रह नहीं पाए थे, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन इनको मिला था और कांग्रेस ने बड़े स्ट्रेटेजिकली इनको समर्थन दिया था, हराने के लिए एक तरह से इनको बाहर करने के लिए दिया था, ठीक है। तो वो कहने को ही सिर्फ ये पीएम बन पाए चरण सिंह जी, लेकिन वो ज्यादा दिन पीएम रहे नहीं। 1980 में वैसे भी इलेक्शन हो गया था तो कुछ ही महीने थे इलेक्शन होने में, ठीक है। फिर देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन व्हेन द प्रेसिडेंट मे हैव to exercise his individual judgment in selection and appointment of prime minister, that is when prime minister in office dies, ठीक है। ये इंदिरा गांधी वाला केस था, ठीक है। सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, ठीक है। दिस इज व्हाट अपन इंदिरा गांधी केस में डॉक्टर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी थे, ठीक है, अपॉइंटेड राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देखो इस केस में मतलब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी 1984 में, और उसके बाद जो समय के प्रेसिडेंट थे उन्होंने डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया राजीव गांधी को एज अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया तो पहले क्या होता था कि जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है उसकी डेथ हो गई तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आता था, ठीक है, कुछ दिन के लिए जब तक के नए प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, ठीक है। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसमें डायरेक्टली उनको अपॉइंट कर दिया गया, वो पता नहीं एमपी थे या नहीं,
ठीक है। Congress later on Congress parliamentary party unanimously elected him as its leader. However, if on the death of or incumbent prime minister, the ruling party elects a new leader, the president has no choice but to appoint him as parliament prime minister. ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट जो मतलब काउंसिल ऑफ जब जब पीएम मर जाते हैं, जब पीएम मान लो कि पीएम की डेथ हो गई, हाँ, या उनका रेजिग्नेशन हो गया या एमपी नहीं रहा है वो, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी और फिर जो नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी वो अपना पीएम चुनेगी। ठीक है। काउंसिल मतलब जो पार्टी होगी वो अपना काउंसिल वो अपना पीएम चुनेगी, पार्टी चुनेगी। ठीक है ना, सीएम नहीं चुनेगी। पार्टी अपना पीएम चुनेगी और वो फिर जो पीएम होगा वो अपनी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। ठीक है। 1980 Delhi High Court held that Constitution does not require that a person must prove his majority in Lok Sabha before he is appointed as Prime Minister. President may first appoint him the Prime Minister and then ask him to prove his majority in Lok Sabha with a reasonable period for अच्छा इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था 1980 में कि ये जरूरी नहीं कि कोई पर्सन जो है वो पहले ही प्रूव करे कि वो मेजोरिटी में नहीं, जो राष्ट्रपति हैं उसको पहले अपॉइंट करेंगे और फिर उसके बाद उसको बोलेंगे कि तुम अपना मेजोरिटी प्रूव करो लोकसभा में, कुछ रीजनेबल पीरियड मतलब 1 महीना 2 महीने जो भी टाइम देंगे। ठीक है। तो इसी तरह जो चरण सिंह जी थे, ठीक है, चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, एपी मतलब एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और देवगौड़ा, फिर आई के गुजराल, फिर एबी वाजपेयी। ठीक है। इन सारे केसेस में यही हुआ था कि पहले वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उनको कहा गया कि मेजोरिटी प्रूव करो। ठीक है। तो मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए। ठीक है। और उनकी सरकार हार गई। कुछ ने कुछ कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। ठीक है, सारे नहीं। In 1997, Supreme Court held that a person who is not a member of either house can be appointed as prime minister for 6 months, within which he should become a member of either house of the parliament. Otherwise, he ceases to be prime minister. देख लो, ये चीज वही है जो दरअसल बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्सन को आप क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो 6 महीने के लिए। उस 6 महीने में उसको हाउस के किसी भी मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, वरना वो 6 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। हाँ, अभी ऊपर देखा था हमने कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में, जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी के हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो पहले के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उसमें से इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये लोग राज्यसभा से आए हैं। ठीक है, शुरू में। ऑल्दो इंदिरा गांधी बाद में लोकसभा से आई हैं, लेकिन शुरू में वो 1966 में वो राज्यसभा से आई थी। तो लेकिन यूके के केस में क्या होता है, यूके के केस में जो पीएम है ना वो हमेशा लोअर हाउस से ही आएगा। ठीक है। उनके यहाँ का जो लोकसभा है, ठीक है, वहीं से आएगा वो, हाउस ऑफ कॉमन्स, उनके हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो यूके का जो पीएम होगा ना वो हाउस ऑफ कॉमन्स से ही आएगा। ठीक है। अपर हाउस से नहीं आएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं आएगा। हमारे यहाँ किसी से भी सकता है। ठीक है। ठीक है। फिर ओथ, टर्म एंड सैलरी। बिफोर प्राइम मिनिस्टर enters upon his office, his president administer to him the oath of office and secrecy. In his oath of office, Prime Minister swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, faithfully and consistent, consistently discharge the duties of his office, and to do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection और ill will। ठीक है। तो ये उनके ओथ में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के। इन हिज ओथ ऑफ सिक्रेसी, इनको जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको एक ओथ ऑफ सिक्रेसी भी दी जाती है कि जो भी बात उनको पता चले कि उनको बाहर नहीं बताना है किसी भी रूप में। ठीक है, ना लिख के, ना मौखिक, ना किसी भी रूप में उनको बाहर नहीं बताना है। ठीक है। तो in his oath of office of secrecy, Prime Minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal any person or any matter that is brought under his consideration or become known to him as a union minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister। ठीक है। ये सारे ही जितने मिनिस्टर हैं सबके लिए होता है ये। ठीक है, ओथ ऑफ सिक्रेसी। वो स्टेट की मिनिस्टर्स के बारे में भी यही होता है, यही है। ठीक है। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है।
एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब देखो, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट के हाथ में है, अपॉइंटमेंट और रिमूवल। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, वो जब चाहेंगे, वो जिसको चाहेंगे अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको चाहे मतलब जब चाहे हटा देंगे, दोनों केस। ऑल दो कन्वेंशन की बात है, वो कहते हैं कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, कन्वेंशन की बात आ जाती है। तो कन्वेंशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेंगे जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा, मतलब जिसकी पार्टी मेजोरिटी में है लोकसभा में, या जो कोलिशन है, ठीक है, कोलिशन मेजोरिटी में है, उसको इनवाइट करेंगे कि आप गवर्नमेंट बनाने आइए, या आप जिसको भी कहेंगे उसको बनाएंगे। ठीक है, और रिमूवल वाले केस में भी है कि जब तक पीएम जो है, पीएम अपनी मेजोरिटी ना खो दे लोकसभा में, ठीक है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, या जब तक वो मेंबर है, ठीक है, पार्लियामेंट का, दोनों किसी भी लोकसभा राज्यसभा, तब तक वो पीएम रहेगा। ठीक है, इसमें वही लिखा है, दिस डज नॉट मीन दैट, मतलब ऑफिस ऑफ, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कभी भी हटा दें। ठीक है, वो दिक्कत हो जाएगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाला केस हो जाएगा। As long as the Prime Minister enjoys the majority support in Lok Sabha, he cannot be dismissed by the President. However, if loses the confidence of Lok Sabha, he must resign or President can dismiss him. ठीक है, सैलरी अलाउंस कितना है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का? तो ही गेट सैलरी अलाउंस दैट आर पेएबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उनको उतनी ही सैलरी और अलाउंस मिलता है जितना एमपी को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली एक एमपी हैं, बस उनकी पोस्ट अलग है। ठीक है, उनको पोस्ट नहीं मिली है। He gets a supplementary allowance, free accommodation, traveling allowance, medical facility, etc. In 2001, the parliamentary increases his sumptuary allowance from 1,500 to 3,000 per month. तो काफी पुराना 2001 का है, अब तो और बढ़ गया होगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब उनके कई सारे पावर हैं, कई सारे जो पावर्स हैं वो अलग अलग चीजों के रिलेशन में है। ठीक है, एक मुश्त नहीं है, एक अलग से पावर नहीं है। तो इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। वो पेरिस सेंटर, क्या कहते हैं वो, प्राइम सेंटर पेरिस, फर्स्ट अमंग इक्वल, ये सारी सारी चीजें जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कही जाती हैं। ठीक है, प्राइम सेंटर पेरिस या फर्स्ट अमंग इक्वल। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि किन किन मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, किन किन लोगों को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करना है। ठीक है, और उनको पोर्टफोलियो भी प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। ठीक है, तो ही रिकमेंड्स persons who can be appointed as minister by the president. President can appoint only those persons as minister who are recommended by prime minister. ठीक है, he allocate and reshuffle various portfolios among the ministers. He can ask a minister to resign or advise president to dismiss him in case of difference of opinion. ठीक है, बेसिकली कहा जाता है कि अगर किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी मिनिस्टर का अगर अपॉइंट, मतलब ओपिनियन डिफरेंट है, मतलब जब उनकी प्राइवेट, जब अपनी उनकी कैबिनेट मीटिंग चल रही है तो वहाँ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जब बाहर आके वो कह रहे हैं ना कि हमें दिक्कत है इस फैसले से, तो वो रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ही शुड रिजाइन, वो मिनिस्टर जो है, जो भी हो, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, he uh, he presides over the meeting of council of ministers and influences its decisions. He guides direct control. He guides, directs, control, coordinate activities of all ministers. He can bring about the collapse of the council of ministers by resigning from office. जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यही चीज था डेथ के केस में भी। वो वाला केस पता नहीं कैसे हुआ कि राजीव गांधी को ही डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देखा था, मतलब जो अदर मिनिस्टर हैं वो कैन नॉट फंक्शन विद द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस और डाइज। इन अदर वर्ड, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ incumbent prime minister automatically dissolve the council of minister and thereby generates a vacuum. The resignation or death of any other minister, on other hand, merely creates vacancy which the prime minister may or may not like to fill. ठीक है, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या उनको रिमूव कर दिया जाता है या वो हट रिजाइन कर देते हैं, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर कोई और मिनिस्टर की डेथ होती है या वो रिजाइन करता है, ठीक है,
तो उसके केस में सिर्फ वो पोस्ट जो है वो वैकेंट होगी, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंटैक्ट रहेगी। प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होगा, वो उस पोस्ट को फिल करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा, किसी और को असाइन कर देंगे पोर्टफोलियो वाला। फिर इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर, ठीक है, कौन कौन सी, ही इज प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कौन कौन सी ड्यूटी है भाई, टू कम्युनिकेट प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स relating to the administration of the affairs of union and proposals for legislation, to furnish such information relating to administration of the affairs of the union and proposal for legislation as president may call, or if president so require, to submit for the consideration of council of ministers any matter on which a decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। वो एक तरह से चैनल का काम करते हैं प्रेसिडेंट के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कोई डिसीजन हो या कहते हैं कि प्रेसिडेंट को कुछ जानना हो, वो पीएम से कहेंगे, ठीक है। और मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई डिसीजन हो तो पीएम के थ्रू इनको जाएगा, ऐसे। फिर ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर, मतलब कैग जिसको कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, सिलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन और मेंबर्स के, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में भी, और कई सारे और भी हैं। तो मतलब प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट कर रहे हैं, जिनकी भी अथॉरिटी जिनके बारे में कहा गया कि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली वो उसमें पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इनको एड एंड एडवाइस करने के लिए, ठीक है। तो समझ रहे हो। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में वो जिस प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। तो इस केस में उनको क्या क्या पावर है, ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जब हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रोरोग या समन करते हैं हाउस को, ठीक है, तो लोअर हाउस को, ठीक है। तो वो कौन एडवाइस करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एनी टाइम, ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ठीक है, ठीक है। अदर पावर एंड फंक्शन में क्या क्या है उनके, और भी जो रोल है, वो नीति आयोग के चेयरमैन है भाई, ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन है, नेशनल वाटर रिसोर्सेज के और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन है, और कुछ और बॉडीज होंगी, इन सबके वो चेयरमैन है, ठीक है। ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी कंट्री, चीफ एक्सपोर्ट पर्सन है यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक है। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग emergencies. As a leader of the nation, he meets various section of people in different states, receive memoranda वगैरह, ठीक है। He is the leader of party in power. He is political head of services, ठीक है, political head। और thus prime minister plays a significant role। अम्बेडकर ने कहा क्या, if any functionary under our constitution is to be compared with the US president, he is prime minister and not the president of the union, ठीक है। मतलब जो जो फंक्शन पावर यूएस के प्रेसिडेंट की है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की है, ठीक है, क्योंकि वो सारी पावर को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑल्दो पावर किस में निहित है, प्रेसिडेंट में, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, ठीक है। रोल एंड डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, अच्छा, रोल डिस्क्रिप्शन कौन सा, लॉर्ड मॉर्ले क्या था, अच्छा, अलग अलग लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को कैसे डिफाइन किया है, जो खासकर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनको। तो इसमें लॉर्ड मॉर्ले का क्या था, प्राइमस इंटर पारस, ठीक है, फर्स्ट एमंग इक्वल, और की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क, द हेड ऑफ कैबिनेट इज प्राइमस इंटर पारस एंड ऑक्यूपाइड अ पोजिशन विच सो लॉन्ग एज द लास्ट इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल एंड पिक्यूलियर अथॉरिटी। हर्बर्ट मॉरिसन ने क्या कहा था, ये इन्होंने कहा था कि पारस प्राइमस इंटर पारस, ठीक है, बट इज टुडे टू मॉडस्ट टू अप्रिसिएशन ऑफ द परमिशन, ठीक है। सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट, इन्होंने कहा था इंटरस्टेलस लूना माइनर्स, ठीक है, इंटरस्टेलस लूना माइनर्स मतलब मून एमंग लेसर स्टार्स, मून एमंग लेसर स्टार्स, ठीक है। जेनिंग ने कहा था, आइवर जेनिंग ने कहा था
He is the other sun around which planet revolves. He is the key stone of constitution. All roads of the constitution lead to the प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एच जे लास्की ने क्या कहा था? एच जे लास्की ने क्या कहा था? इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का रिलेशन था उस पर कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ और सेंट्रल टू इट्स डेथ। मतलब प्राइम मिनिस्टर ही है जो है जिनके कारण से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है और उनकी उसकी मतलब जो जीवन काल है उन्हीं के कारण चलती है और उन्हीं के कारण उसकी डेथ होती है। सो ही डिस्क्राइब्ड हिम एज पाइवट पाइवट अराउंड विच द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी रिवॉल्व्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा गया। फिर एच आर जी ग्रीव्स ने क्या कहा था? गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सही है, याद रखना भाई। मुनरो मुनरो ने क्या कहा था? ही कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। कैप्टन कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ स्टेट। ठीक है। फिर रामसे मुयर ने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर एज स्टीयरमैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ स्टेट। ठीक है। द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज सो सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल दैट ऑब्जर्वर लाइक टू कॉल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। ये हमने देखा था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर नहीं थे तो उसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जगह कभी कभी पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि सारी पावर तो प्राइम मिनिस्टर में है, वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और उनके यहाँ जो ओवरलैपिंग है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। ठीक है, तो वो लेजिस्लेचर को भी संभाल रहा है और एग्जीक्यूटिव को संभाल रहा है। ठीक है, दोनों चीज संभाल रहा है। फिर आर एच क्रोसम सेज द पोस्ट फॉर अप्रोच हैज बीन द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इनटू प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। ठीक है, हम्फ्री बर्कले इन्होंने क्या कहा था? पार्लियामेंट इज नॉट एंड इन प्रैक्टिस सोवरेन। Parliament democracy has not is now collapsed at Westminster. The basic defect in British system of governing is super ministerial position of prime minister। ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी चीजें कही गई हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के एसेंस में वो इंडिया के केस में भी सही है। एक तरह से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन पावर्स को लेके। रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन के बारे में है, मतलब कि क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन है। ठीक है, आर्टिकल 74 में क्या कहते हैं? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड इन एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। शैल का मतलब होता है कि होना ही होना है। ठीक है, देयर शैल जहां लिख दिया लगभग उसका उसका मतलब होता है होना ही होना है। वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि कोई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका काम क्या है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस करता है। एड एंड एडवाइस, ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर नहीं है तो या तो ये कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे या ये ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे, अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, जो कि दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, ना ही इनको डिस्क्रिप्शन पावर है कि अपने हिसाब से करें और ना ही ये अपने हिसाब से अपनी एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं, कोई भी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी पावर अगर इस्तेमाल करनी है, उनकी पावर अगर एग्जीक्यूट करनी है प्रेसिडेंट की, तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह सकते हैं उसको। ठीक है, however, President may require the Council of Ministers to reconsider such advice and President shall in accordance with the अच्छा, ये दूसरी मतलब ये लॉ के केस में या किसी और केस में समझ लो कि मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ एडवाइस दी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा या कुछ समझ में आया तो उन्होंने कहा कि भाई फिर से कंसिडर कर लो। लेकिन अगर इन्होंने फिर से वही चीज भेज दी प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 74 था ये। आर्टिकल 75 में क्या है? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होंगे और बाकी जो मिनिस्टर होंगे वो भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होंगे, पर वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, आर्टिकल 78 में क्या है? इट इज द ड्यूटी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये चीज हमने पढ़ी थी अभी। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल लेजिस्लेशन
to furnish such information relating to administration, the affair of union and proposal for legislation as the president may call। मतलब पहला वाला क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है, ये किसी भी अगर लॉ को लाना चाहती है, तो वो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को बताएंगे, ठीक है, कि भाई हमने ये फैसला लिया है या हम ये बिल लाना चाहते हैं। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि चलो इस चीज़ के बारे में मुझे जानना है, ठीक है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेशन से रिलेटेड, तो वो भी पीएम की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको बताए जाके, ठीक है। तीसरा क्या है, if president so requires, to submit for the consideration of council of ministers any matter on which a decision has been taken by the ministers but which has not been considered by the council, ठीक है। कोई भी ऐसा मैटर जिस पर किसी मंत्री ने डिसीजन ले लिया है पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस नहीं हुई है, उसके बारे में अगर प्रेसिडेंट को जानना है तो वो उसको भी मंगा सकते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। आर्टिकल 78 ये था। चीफ मिनिस्टर्स हु बिकम प्राइम मिनिस्टर, अब ये तो भाई अलग चीज़ है, कई सारे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कौन कौन से हैं? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये लोग पहले पीएम थे, हाँ पहले सीएम थे किसी स्टेट के, उसके बाद ये पीएम भी बने हैं, ठीक है। तो ठीक है, मोरारजी देसाई कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? बॉम्बे के, ठीक है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये 1977 में। चरण सिंह यूपी के थे, ठीक है। वीपी सिंह भी यूपी के थे, ठीक है। और नरसिम्हा राव आंध्र के थे शायद, हाँ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, ये भी सही है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटका के थे, ठीक है। और नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, सही है, सही है। फिर जो आर्टिकल रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर से वो देख लो, 74, 75, 76, 77, 78 और 88, ठीक है, सही है। नोट्स और रेफरेंस में क्या ही है, हाँ। ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा, एंड लाल बहादुर शास्त्री, व्हेन लीडरशिप वाज कंटेस्टेड, द प्रेसिडेंट मेड टेम्पररी अरेंजमेंट बाय अपॉइंटिंग सीनियर मोस्ट मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उस समय सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था अंटिल द फॉर्मल इलेक्शन ऑफ द लीडर ऑफ बाय द पार्टी बोथ टाइम गुलजारीलाल नंदा हु एक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। मतलब जब नेहरू मरे और शास्त्री जी मरे तो जो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर थे वो गुलजारीलाल नंदा थे, ठीक है। द फॉर्म एंड ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूनियन मिनिस्टर, एनी यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, चैप्टर 20 में आएगा आगे। फॉर एग्जाम्पल, वीपी सिंह इन 1980 देवेगौड़ा रिजाइन आफ्टर डिफीट इन लोकसभा, अच्छा, ठीक है। आर्टिकल 78 स्पेसिफिकली डील्स विद द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके बाद हम शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।